हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से 1 मई का करंट अफेयर्स, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का ये जो हमारा सेशन है, ये कोई आम क्लास या बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम पूरे 29 सवालों के जरिए एक ऐसा गहन अध्ययन करेंगे जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। प्रश्न 1, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अशोक कुमार लाहिड़ी। अब देखिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बदलना ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब ये तो देश का थिंक टैंक है ना। बिल्कुल। और अशोक कुमार लाहिड़ी जैसे दिग्गज अर्थशास्त्री के आने का मतलब है कि अब नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बनेंगी और ये बहुत ही डेटा ड्रिवन और जमीनी हकीकत से जुड़ी होंगी, जो सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगी। सही कहा। और अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऊर्जा। अब जरा अपने पड़ोस में देखिए। प्रश्न टू द पॉइंट, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? सही उत्तर है बांग्लादेश। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है दक्षिण एशिया के लिए। लेकिन एक सेकंड, दक्षिण एशिया जैसे इलाके में एक और देश के पास परमाणु तकनीक, क्या इससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है? मतलब लोग तो डरेंगे ही ना परमाणु शब्द सुनकर। ये डरना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे कूटनीति और ऊर्जा निर्भरता के चश्मे से देखना होगा। बांग्लादेश अब तक पूरी तरह कोयले और गैस पर निर्भर था। अब परमाणु ऊर्जा से वो अपनी ऊर्जा की भूख पूरी कर पाएगा। अच्छा, तो ये विकास के लिए है और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस पर नजर रखती हैं। खैर, ऊर्जा की बात हो गई और बात करते हैं सड़कों की, जो असल में विकास की नसें होती हैं। प्रश्न 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है मेरठ और प्रयागराज। ये 594 किलोमीटर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली एक आर्थिक जीवन रेखा है। किसानों को सीधा बाजार मिलेगा। बिल्कुल। सड़कों पर तो खैर गाड़ियां 2 ही दिशाओं में चलती हैं, लेकिन दुनिया की राजनीति वो इतनी सीधी नहीं होती। उसे समझने के लिए एक बड़ा दिलचस्प इनोवेशन हुआ है। प्रश्न 4, किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल पेश किया है? सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। अरे, 3 टीमों वाला फुटबॉल, ये तो मैदान पे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा ना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जरा इसे आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़कर देखिए। आज दुनिया सिर्फ 2 गुटों में नहीं बटी है। एक ही मुद्दे पर 3 या 4 देश एक साथ खींचतान कर रहे हैं। ये 3 टीम फुटबॉल असल में इसी बहुध्रुवीय दुनिया का एक प्रैक्टिकल मॉडल है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बिल्कुल ऐसी ही हो गई आजकल, है ना? और चाहे कूटनीति हो या फिर ये बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे, इन सबको जमीन पर उतारता कौन है? हमारे मजदूर। तो उनके लिए ये जानना जरूरी है। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया? सही उत्तर है 1 मई। और मजदूरों के सम्मान के साथ साथ जो लोग समाज को खोखला कर रहे हैं, उनसे निपटना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 6, ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत लाया गया है? सही उत्तर है तुर्की। देखिए, ये जो ऑपरेशन ग्लोबल हंट है ना, ये दिखाता है कि अब अपराधी सीमा पार करके चैन से नहीं बैठ सकते। इंटरपोल और डिजिटल ट्रैकिंग ने पुलिसिंग को सच में ग्लोबल बना दिया है। एकदम सही। दोस्तों, देश के बुनियादी ढांचे को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जहां समाज और तकनीक की बात होगी। प्रश्न 7, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? सही उत्तर है आर रतिका श्री। ये सिर्फ खेल की खबर नहीं है। अंपायर का मतलब होता है अथॉरिटी। जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मैदान पर फैसले लेता है, तो दर्शकों के मन में उनके प्रति जो नजरिया है, वो दया से बदलकर सम्मान में बदल जाता है। बिल्कुल। और ये समावेशिता बहुत जरूरी है। और नजरिया सिर्फ समाज में ही नहीं, तकनीक में भी बदल रहा है। प्रश्न 8, किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। और एआई के साथ साथ एक और चीज है जो भविष्य तय करेगी। प्रश्न 9,
एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? सही उत्तर है फिनलैंड। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है इन दोनों बातों में। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? देखिए, महाराष्ट्र की जो एआई नीति है वो भविष्य की दुनिया का सॉफ्टवेयर है। वो तय करेगी कि गाड़ियां कैसे फैसले लेंगी। और फिनलैंड का जो लिथियम प्रोजेक्ट है वो उसका हार्डवेयर या बैटरी है। बिना लिथियम को रिफाइन किए आपका एआई किसी भी इलेक्ट्रिक कार को नहीं चला पाएगा। क्या बात है! सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एकदम परफेक्ट मेल। लेकिन इस बैटरी और माइनिंग के चक्कर में हम अपने पर्यावरण का क्या हाल कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चिंता है विकास की कि कीमत अक्सर प्रकृति को ही चुकानी पड़ती है। लेकिन बचाव भी हो रहा है। देखिए, प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश के किस जिले की शेखा झील को हाल ही में रामसर साइट्स घोषित किया गया है? सही उत्तर है अलीगढ़। रामसर साइट्स, श्रोताओं को बता दूं कि ये प्रकृति के स्पंज की तरह काम करती हैं। बाढ़ का पानी सोखना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, ये बहुत जरूरी इकोसिस्टम है। और पर्यावरण को बचाने में भारत वैश्विक स्तर पर भी लीड कर रहा है। प्रश्न 11, अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों ISA, CDRI, GVA में शामिल हुआ है? सही उत्तर है जॉर्डन। जॉर्डन जैसे मध्य पूर्व के देश का जुड़ना ये दिखाता है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ रही है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि समाधान देने वाले नेता की तरह देख रही है। बिल्कुल, और सॉफ्ट पावर में हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल है। प्रश्न 12, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 30 अप्रैल। और स्वास्थ्य से आगे बढ़कर अब हमें देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की तरफ भी देखना होगा, जो हमारे तीसरे भाग का मुख्य विषय है। तो चलिए सीधे सेना के पास चलते हैं। प्रश्न 13, भारतीय सेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है उमरोई, मेघालय। देखिए, मेघालय या नॉर्थ ईस्ट में ऐसा अभ्यास होना कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अपनी पूर्वी सीमाओं और जंगल वॉरफेयर को लेकर कितना गंभीर है। ये सीधा चीन और म्यांमार बॉर्डर के लिए एक संदेश है। सही कहा। सरहदों की सुरक्षा तो हो गई, अब जरा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा देख लें। प्रश्न 14, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? सही उत्तर है मिशन सक्षम। मिशन सक्षम, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? हाँ, मतलब श्रोताओं के लिए मैं इसे एक फिटनेस रूटीन की तरह कहूंगा। जैसे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, वैसे ही बैंकों में जब लोन वापस नहीं आता तो उसे NPA कहते हैं। आरबीआई इस मिशन के तहत उनका ये फैट कम करवा रहा है ताकि बैंक आर्थिक रूप से मजबूत और फिट हो सकें। अरे वाह, ये फिटनेस वाला उदाहरण एकदम सटीक है। बैंक फिट रहेंगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और यहाँ एक बड़ा अजीब विरोधाभास है। प्रश्न 15, किस देश के शेंज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? सही उत्तर है चीन। अब ये देखिए, पूरी दुनिया कह रही है कि कोयला छोड़ो, सोलर अपनाओ, और चीन ने क्या किया? कोयले से ही बिजली बनाने की एक एडवांस टेक्निक निकाल ली। तो क्या इसमें कोयला जलाया नहीं जाता? नहीं, पारंपरिक तरीके से नहीं जलाते। इस फ्यूल सेल में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को बिना जलाए सीधे बिजली में बदल देते हैं। इससे प्रदूषण थोड़ा कम होता है, पर इस्तेमाल तो कोयले का ही हो रहा है ना। मतलब ये दुनिया के ग्रीन एनर्जी गोल्स को एक सीधी चुनौती है। वो जीवाश्म ईंधन छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऊर्जा की आजादी कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। खैर, इस वैश्विक तनाव से निकलकर वापस अपने गांव देहात चलते हैं। प्रश्न 16, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी A ग्रेड श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है 3635। ये नंबर बताता है कि जमीनी स्तर पर विकास के पैमाने सच में तय हो रहे हैं। हाँ, और खेलों में भी हम पीछे नहीं हैं। प्रश्न 17, आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है सौरव कोठारी। मेज पर खेले जाने वाले इस खेल में एकाग्रता ही सब कुछ है। बिल्कुल, और एकाग्रता के साथ अब जरा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरफ देखते हैं। प्रश्न 18, भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया? सही उत्तर है A रेवंत रेड्डी। ये कोई मामूली बात नहीं है। विक्रम-1 का लॉन्च अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। मुझे तो ये BSNL वाले दौर जैसा लग रहा है, जब सिर्फ सरकारी फोन होते थे और फिर प्राइवेट कंपनियों ने आके एकदम टेलीकॉम क्रांति ला दी।
आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। अब तक स्पेस का मतलब सिर्फ इसरो था, लेकिन अब प्राइवेट स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो सीधे स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को टक्कर देंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, अब अंतरिक्ष से वापस अपनी जमीन पर आते हैं। हमारा चौथा भाग, जहां हम आबादी, डिजिटल सुरक्षा और समंदर की ताकत की बात करेंगे। शुरुआत एक अच्छी खबर से। प्रश्न 19। भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? सही उत्तर है 917। अब पहली नजर में 904 से 917 कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगता। हाँ, मतलब नंबर छोटा है, लेकिन समाज के हिसाब से ये तो बहुत बड़ी छलांग है ना। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ये कोई छोटी कार मोड़ने जैसा काम नहीं है। सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच का जो एक विशाल समुद्री जहाज है, ये उसे मोड़ने जैसा है। जहाज धीमे मुड़ता है, पर जब मुड़ता है तो वो एक स्थायी सफलता होती है। बिल्कुल। और इस जहाज को मोड़ने का स्टीयरिंग व्हील क्या है? वो है महिलाओं की शिक्षा और उनकी आजादी। उसी ने आज ये सकारात्मक बदलाव लाया है। एकदम सच। और अब चूंकि समाज सुरक्षित हो रहा है, हमें अपनी डिजिटल दुनिया भी बचानी है। प्रश्न 25। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहां आयोजित किया गया है? सही उत्तर है गोवा। और डिजिटल सुरक्षा के साथ साथ हमारी जो पुरानी कृषि व्यवस्था है, उसे भी आधुनिक बनाना होगा। जी। प्रश्न 21। अपेडा द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है पीलीभीत। ये ट्रेनिंग सेंटर इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को पता चले कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से क्वालिटी कैसे रखनी है, क्योंकि निर्यात बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल। खेती के बाद अब जरा समंदर की गहराइयों में गोता लगाते हैं। प्रश्न 22। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास ISL एंड डूबेक्स 2026 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? सही उत्तर है श्रीलंका। अब लोग सोचेंगे कि नौसेना जहाज छोड़कर पानी के अंदर डाइविंग की प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं? हाँ, मतलब खतरा तो जहाजों पे होता है ना। देखिए, भविष्य का जो खतरा है वो समंदर के ऊपर नहीं, नीचे से आने वाला है। अंडर वाटर ड्रोन्स हों या समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काटना, ये अभ्यास उसी अंडर वाटर सर्वेलेंस का हिस्सा है। अरे बाप रे, मतलब युद्ध अब समंदर के नीचे भी लड़ा जाएगा। और जहां हम ये ताकत बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारी सॉफ्ट पावर भी चमक रही है। प्रश्न 23। कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन 2 मराठी फिल्मों का चयन किया गया है? सही उत्तर है जीव और अप्रैल मई 99। ये साबित करता है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ बॉलीवुड के नाच गाने तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय भाषाएं ग्लोबल मंच पर छा रही हैं। और अब बारी है हार्ड पावर की। प्रश्न 25। DRDO और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल सेल्वो लॉन्च कहां से किया? सही उत्तर है चांदीपुर, ओडिशा। सेल्वो लॉन्च मतलब एक साथ कई मिसाइलें फायर करना ताकि दुश्मन का रडार उसे रोक ही ना पाए। अब आप गोवा वाले संवाद 2026, साइबर सम्मेलन और इस मिसाइल टेस्ट को एक साथ जोड़कर देखिए। अच्छा, कैसे? आज के युद्ध में दुश्मन पहले साइबर अटैक से आपके संचार को ठप करेगा और फिर समंदर से हमला करेगा। इसीलिए हमारी डिजिटल और फिजिकल दोनों सुरक्षा रणनीतियां एक साथ चल रही हैं। क्या बात है, आपने दोनों कड़ियों को बहुत ही खूबसूरती से जोड़ दिया है। दोस्तों, अब हम अपने सेशन के आखिरी और 5वें भाग में पहुंच गए हैं, जहां हम उस विरोधाभास की बात करेंगे जो मैंने शुरुआत में उठाया था। प्रश्न 25। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ये ऐप असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों के लिए है ताकि उन्हें बुनियादी हक मिल सके। लेकिन अब जरा इस पर गौर कीजिए। प्रश्न 26। अति अमीर यानी अल्ट्रा रिच व्यक्तियों की आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? सही उत्तर है छठा। यही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सबसे कड़वी सच्चाई है। मतलब ये कितना अजीब है ना। एक तरफ हम अरबपतियों के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर हैं, और उसी वक्त उसी देश में हमें मजदूरों के लिए एक ई-श्रम ऐप बनाना पड़ रहा है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। पैसा तो आ रहा है, पर बंटवारा बहुत ही असमान है। बिल्कुल। और इस खाई को कम करने का एक ही तरीका है, कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू भी हो रहा है। प्रश्न 27। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को संचालित करने की मंजूरी कहाँ मिली है? सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लोगों के लिए ये सी प्लेन सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये उनके लिए मेनलैंड से जुड़ने की लाइफलाइन है। सही उत्तर है हैदराबाद। ये दिखाता है कि दक्षिण भारत के शहर जो अब तक IT के गढ़ थे, वो अब स्पेस टेक्नोलॉजी के भी सेंटर बन रहे हैं। और अब आते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पर,
जो किसी भी देश की सबसे असली नींव है। प्रश्न 29, 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर है चंडीगढ़। देखिए, आप कितने भी रॉकेट बना लें या अरबपतियों की लिस्ट में आ जाएं, जब तक देश का नागरिक स्वस्थ नहीं है, सब बेकार है। जो मजदूर सड़क बना रहा है और जो वैज्ञानिक रॉकेट डिजाइन कर रहा है, दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। दोस्तों, आज हमने नीति आयोग से लेकर बांग्लादेश के परमाणु प्लांट तक, महाराष्ट्र के एआई से लेकर फिनलैंड की बैटरी तक और ई श्रम ऐप से लेकर अल्ट्रा रिच अमीरों की लिस्ट तक का सफर तय किया है। और हमने सिर्फ ये 29 सवालों के तथ्य रटे नहीं है, बल्कि दुनिया को चलाने वाली उस मशीनरी को समझा है। और जाने से पहले मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अरे वाह, क्या विचार है वो? आज हमने एआई, लिथियम रिफाइनिंग और प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम-1 की बात की। तो क्या हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां किसी देश की ताकत इस बात से तय नहीं होगी कि उसके पास कितने टैंक या कितनी फौज है? अच्छा, तो फिर किस चीज से तय होगी? इस बात से कि लिथियम जैसी धातुओं, एआई के एल्गोरिथम और अंतरिक्ष की कक्षाओं पर उसका कितना कब्जा है। क्या अगला विश्व युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि सर्वर रूम्स और सैटेलाइट्स के बीच लड़ा जाएगा? उफ, ये तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इस पर तो हम लोग घंटों बहस कर सकते हैं। खैर दोस्तों, इसी बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज का अपना ये डीप डाइव सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अखबार की सुर्खियों के पीछे की जो असली बिसात है, उस पर खुद भी गौर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी सोच की उड़ान भरते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।